हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है ऑर्बिटल। किसी एटम के लिए ऑर्बिटल कैसे डिफाइन होगा तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो ऑर्बिटल की बात की जाती है किसी एटम के लिए तो ऐसे बोला जाता है, किसी एटम में किसी भी परमाणु में किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है वो उसके लिए क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल कहलाते हैं। मैंने कहा किसी भी एटम में नाभिक के चारों ओर, कोई भी एटम होगा उसके चारों ओर क्या होगा, उसके अंदर नाभिक होगा। उस नाभिक के चारों ओर एक ऐसा एरिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, तो वो उस एटम के लिए क्या बनेगा? ऑर्बिटल डिफाइन होगा। मैंने क्या कहा, देखिएगा, इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं अपन। तो मैंने कहा नाभिक के चारों ओर के वे क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर के वे क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो मैंने कहा किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर के वे क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसको क्या बोला जाता है? उस एटम क्या? ऑर्बिटल बोला जाता है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिए। नाभिक के चारों ओर के वे क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी अधिकतम हो उसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल बोला जाता है। अब बात आती है ऑर्बिटल कितने तरीके का होता है, ऑर्बिटल्स के टाइप कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, ऑर्बिटल्स के टाइप की अगर मैं बात करूं, ऑर्बिटल टाइप में अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे एक तो एस ऑर्बिटल। एक कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। एक इसमें आता है पी ऑर्बिटल। एक होता है डी ऑर्बिटल। एक आता है इसमें एफ ऑर्बिटल। इनकी अपन चर्चा करेंगे। एस पी डी एफ ऑर्बिटल, इनके वन बाय वन अपन चर्चा करेंगे। एस ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है और एफ ऑर्बिटल क्या होता है। तो ये क्या हो गए ऑर्बिटल्स के टाइप। इसकी वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप जल्दी से उतार लें, उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एस ऑर्बिटल की। इसकी एस ऑर्बिटल क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, देखना वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी अधिकतम हो, वो क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे एस ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो, इसलिए इसको क्या बोल दिया? एस ऑर्बिटल। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी किसमें होगी? एस में, इसलिए इसको क्या बोला? एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल्स के लिए जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोली जाती है वो बोली जाती है, एक तो इसकी शेप। सबसे पहले इसकी शेप की बात करूं मैं तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल या गोलाकार शेप। इसकी शेप कैसी होती है? गोलाकार। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये तो बात हो गई इसकी एस की शेप की बात होगी, कैसी होती है? स्फेरिकल। अब अगर बात की जाए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की और बात की जाए इसकी सिमेट्री की, अगर इसकी सममिति की बात की जाए, सिमेट्री की बात की जाए तो ये कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? सममित होता है।
अब बात आती है सममित होने का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। सममित होने का मतलब क्या है, तो नाभिक के चारों ओर सिमेट्रिकल का मतलब स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल को किसी भी प्लेन से अगर काटेंगे तो बराबर दो भागों में बंटेगा, उसको क्या बोला जाता है, सममित या सिमेट्रिकल। अब देखना, अब अगर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, मैंने कहा है इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, ये इसकी शेप स्फेरिकल। अगर इसको मैं बराबर दो भागों में किसी भी एक्सिस से काटूं, किसी भी प्लेन से काटूं तो बराबर दो भागों में बंटेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, सिमेट्रिकल। अब अगर बात की जाए तो इसके लिए ऐसे बोला जाता है कि ये जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल इसका सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, समान होता है। सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होने का मतलब क्या हुआ, ये जो एस ऑर्बिटल है, इस एस ऑर्बिटल में किसी भी डायरेक्शन पर अगर मैं बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैंने कहा इस एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ और इसको मैं जेड मान लेता हूँ। तो मैंने कहा ना किसी भी एक्सिस के बीच में अगर मैं बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, सभी एक्सिस के थ्रू। ये जो प्लेन है इसकी अगर मैं बात करूँ तो किसी भी डायरेक्शन में अगर चेक करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या रहेगी, सभी जगह सेम रहेगी। इन सभी जगह क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी डायरेक्शन में क्या है, सेम है। तो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होने के कारण इनके लिए एक बात बोली जाती है कि इनका जो लक्षण होता है वो कैसा होता है, ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अदिशात्मक प्रकृति के। नॉन डायरेक्शनल नेचर होगी इनकी। क्यों होगी, मैंने बता दिया। नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या हो गया, इसके किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करने की कोई भी डायरेक्शन है नहीं होती। इसका मतलब सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सेम है। इसलिए इनको कौन सी नेचर बोली जाती है ऑर्बिटल की, अदिशात्मक या नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है किसकी, एस ऑर्बिटल की, नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो इनको इन कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। अब अगर बात की जाए एस ऑर्बिटल्स की, मैंने कहा क्या होती है, इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि किसी भी प्लेन के एक्सिस देख लो, अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे सभी डायरेक्शन में, डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो किसी भी डायरेक्शन की बात कर लो, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी डायरेक्शन में सेम है, तो इनके लिए बोला जाता है, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, नेचर कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल या अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो सबसे पहले आप इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं इनकी कुछ अलग पॉइंट्स के बारे में। तो जल्दी से आप इसको उतार ले, उसके बाद मैं इसको रफ करूंगा, जल्दी करिए। चलिए, तो मैंने कहा एस ऑर्बिटल जिसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार, और नाभिक के चारों ओर कैसे होते हैं, ये सममित होते हैं, और सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, समान होती है। सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी बोली मैंने, समान बोली। इसका मतलब ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, एस ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब अगर बात की जाए इनके अदिशात्मक लक्षण की, किसकी, अदिशात्मक लक्षण। मैंने कहा एस ऑर्बिटल कैसी नेचर रखते हैं, नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सभी जगह सेम होगी। सभी जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं बोल सकते कि उत्तर दिशा में इतना है, दक्षिण दिशा में इतना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सभी दिशाओं में क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोली जाएगी वो किसी भी डायरेक्शन पर चेक कर लो, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसके लिए क्या बोला, अदिशात्मक लक्षण होता है। तो याद रखना, सिर्फ एस ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अदिशात्मक। किसी भी डायरेक्शन की यहाँ पे अपन नहीं बात कर सकते कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स है और डायरेक्शन में फिक्स्ड होगी। तो मैंने कहा एस ऑर्बिटल के अलावा, एस ऑर्बिटल के अलावा एस ऑर्बिटल के अलावा सभी ऑर्बिटल कैसे होते हैं,
दिशात्मक होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, मैंने कहा सिर्फ s ऑर्बिटल के अलावा सभी जितने भी ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें सभी में कौन सा आएगा, p, d एंड f, ये जो ऑर्बिटल है इनकी डायरेक्शन होगी, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होगी। इसका मतलब इनकी नेचर कैसी होगी, दिशात्मक होंगी, डायरेक्शनल होंगी। तो s एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी जितने भी ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना, मैंने कहा s ऑर्बिटल्स के अलावा सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। इसका मतलब जिस जिस डायरेक्शन की अपन बात करेंगे वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी इसकी अपन चर्चा करेंगे जब p ऑर्बिटल पढ़ेंगे, d ऑर्बिटल पढ़ेंगे और f ऑर्बिटल पढ़ेंगे। अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है, एक s ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसकी नेचर कैसी होती है, दिशात्मक या नॉन डायरेक्शनल। तो इस पॉइंट को जल्दी से आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, छोटे से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं s ऑर्बिटल पर। मैंने कहा s ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है इसकी, अदिशात्मक लक्षण। इसका मतलब सभी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो छोटे से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी s कक्षक में, किसी s कक्षक में अपने को क्या दे रखा है, 4,0,0 XYZ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक पर अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं XYZ 4, 0, 0। निर्देशांक पर अपने को क्या दे रखा है, इसने इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या दे रखी है, संभावना दे रखी है। कितनी है, 85% दे रखी है, 85%। संभावना 85% हो तो अपने को क्या पूछ रखा है इसने, तो 0,4,0 निर्देशांक दे रखे हैं XYZ के 0, 4, 0। निर्देशांक पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बताओ। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी होगी, कितनी परसेंटेज होगी। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखना क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई भी s ऑर्बिटल दिया है, उसके अंदर अपने को XYZ के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये किसका कोऑर्डिनेट, x का, ये y का और ये z का। इसी तरीके से यहाँ पे x, y और z के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो इसने कहा जब x बराबर 4 हो, y बराबर 0, z बराबर 0 हो, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी है, 85%। इसने क्या पूछा है, x इजिकल टू 0 पर, y इजिकल टू 4 पर, z इजिकल टू 0 पर जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी कितनी होगी। तो देखना इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा किसने क्वेश्चन में किसकी बात करी है, s ऑर्बिटल की। मैंने कहा s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का मतलब s ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल होता है जो कैसा होता है नेचर में, अनडायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल बोल दो। नॉन डायरेक्शनल होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, सभी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इस डायरेक्शन की बात करो, इस डायरेक्शन की बात कर लो, किसी भी डायरेक्शन की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। या अगर ऊपर की तरफ बात करें, जैसे मैं इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, इस एक्सिस को मैं क्या मान लेता हूँ, y, और ये जो मैंने मार्कर इस तरीके से रखा है वो क्या होगी, z। इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो सभी डायरेक्शन में x, y, z कोई भी कोऑर्डिनेट दे दे अपने को, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल होगा। तो यहाँ पे इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, s कक्षक में XYZ निर्देशांक पर कितनी दे रखी है, XYZ। इसका मतलब YZ तो 0, 0 है, x पर कितनी दे रखी है अपने को, 85%। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी कितनी है, 85%। तो इसने किस पे पूछा है, जब y इक्वल टू 4 हो। इसका मतलब इस y पर कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, इस पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी कितनी होगी। मैंने कहा सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या होती है,
इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, तभी इसकी नेचर कैसी बोली, नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब यहाँ पे जितनी होगी 85% है उतनी ही y कोऑर्डिनेट पर आएगी। तो किसी भी डायरेक्शन, अगर z पर दे देता तो किसी भी डायरेक्शन की बात कर लो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे 85% सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, समान होती है। तो अपने को किसी भी कोऑर्डिनेट का देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेट का पूछ ले, अपने को आंसर क्या रखना है, एस ऑर्बिटल के लिए सेम रखना है। तो 85% आंसर इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से उतार ले, जिसके कारण अपने को क्या पता चल जाता है, इसमें एस ऑर्बिटल की कौन सी नेचर होती है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी डायरेक्शन में सेम होगी। उतार लीजिए जल्दी से। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो बात हो गई जनरल प्रॉपर्टीज की एस ऑर्बिटल की। अब बात आती है एस ऑर्बिटल में। एक एस ऑर्बिटल में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी जहाँ पे कम होती है उसको क्या बोला जाता है, नोडीय पृष्ठ। नोडीय पृष्ठ देखना ध्यान से, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह क्या होती है एस ऑर्बिटल के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नोडल सरफेस एस ऑर्बिटल के लिए किसकी बात कर लेता है कई बार, नोडल सरफेस। नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह क्या होती है एस ऑर्बिटल के लिए, इसकी बात करते हैं अपन। नोडीय सतह या नोडीय पृष्ठ। नोडल सरफेस या नोडल प्लेन क्या होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। नोडल सरफेस, तो नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह क्या होती है, किसी एस ऑर्बिटल के लिए डिफाइन होती है। किसके लिए डिफाइन होगी, ये हमेशा ही एस ऑर्बिटल के लिए डिफाइन होगी। किसके लिए डिफाइन होगी, एस ऑर्बिटल के लिए डिफाइन होगी। एस ऑर्बिटल के लिए नोडल सरफेस से काम में लेते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है नोडल सरफेस होती क्या है। तो देखना, इसके लिए बोला जाता है कि दो कर्मागत दो कंटिन्यूड, दो कर्मागत एस कक्षकों के, दो कर्मागत एस कक्षकों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, न्यूनतम हो, मिनिमम हो, पॉसिबिलिटी न्यूनतम या मैं कह दूं शून्य हो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाए या इसकी संभावना क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोला जाता है, नोडल सरफेस। वो क्या कहलाती है, नोडल सरफेस। उस ऑर्बिटल के लिए वो क्या कहलाती है, नोडल सरफेस। तो सबसे पहले बात आती है नोडल सरफेस क्या होती है। मैंने कहा दो कर्मागत एस कक्षकों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा है, एक ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो या जीरो हो। तो देखना, मैंने कहा दो कर्मागत एस कक्षक, इसका मतलब किसी एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये मैंने कहा कोई नाभिक है, ये मैंने कहा किसी एटम का क्या है, नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल्स होंगे। तो देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस ऑर्बिटल की, इस नाभिक के चारों ओर इस ऑर्बिटल की मैंने बात की। ये ऑर्बिटल जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जैसे मैं मान लेता हूँ इसको 1s ऑर्बिटल। इसी तरीके से इस नाभिक के चारों ओर मैं क्या मान लेता हूँ, एक ऑर्बिटल और मान लेता हूँ। ये मैंने क्या कर लिया, एक ऑर्बिटल है और बना लिया जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको मैंने क्या दे दिया नाम, 2s। तो मैंने कहा ये दोनों क्या हो गए, 1s और 2s कर्मागत क्या हो गए, दो ऑर्बिटल हो गए। इसको मैंने कंसिडर कर लिया। तो मैंने कहा दो कर्मागत एस कक्षकों के बीच का ऐसा क्षेत्र, मतलब क्या हुआ, ये दो कर्मागत कंटिन्यूड दो क्या है, ऑर्बिटल्स हैं 1s और 2s, इनके बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, मैंने कहा दो कर्मागत
दो क्रमागत s कक्षकों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, जो मैंने रेड मार्कर से जो दिखा रखा है, मैंने रेड इंक से दिखा रखा है, ये क्या है, एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, मिनिमम हो। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या हो, मिनिमम या जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है। तो इस प्लेन को क्या बोला जाता है, इस सरफेस को क्या बोला जाता है, इस सरफेस को बोला जाता है नोडल सरफेस। नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस किसके लिए अप्लाइड होती है, किसके लिए बोली जाती है, हमेशा ही एस ऑर्बिटल्स के लिए बोली जाती है। एस ऑर्बिटल्स के लिए क्या डिफाइन होती है, हमेशा ही नोडल सरफेस। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह, इस तरीके की बात कर लेता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह होती क्या है। तो मैंने कहा दो क्रमागत एस कक्षकों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, संभावना जीरो हो या न्यूनतम हो, वो क्या कहलाती है उस एस कक्षक के लिए, उसकी नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह। तो ये मैंने बात कर ली, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह क्या होती है किसी एस ऑर्बिटल के लिए। ये सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए डिफाइन होगी। तो जल्दी से आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, नोडल सरफेस किसके लिए बोली जाती है, हमेशा ही एस ऑर्बिटल के लिए बोली जाएगी। अब देखना, किसी एस ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूं, किसी भी एस ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में नोडल सरफेस कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या दिया जाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो नोडल सरफेस का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है n-l-1। मैंने कहा ये जो अपन ने बोली नोडीय सतह या नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ, इसका अलग और नाम भी बोल सकते हैं अपन। जैसे किसके लिए बोली जाती है, ये एस ऑर्बिटल के लिए। एस ऑर्बिटल की नेचर कैसी होती है, अदिशात्मक, नॉन डायरेक्शनल। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अदिशात्मक पृष्ठ। या मैं कह दूं एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, गोलीय शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, गोलीय पृष्ठ। ये नाम कई बार क्वेश्चन में ले सकता है इसकी जगह, किसकी जगह, नोडीय पृष्ठ की जगह क्या क्या ले सकता है, नॉन डायरेक्शनल सरफेस या स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ इनका। अब मैंने कहा ये जो नोडीय पृष्ठ है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का n-l-1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। n-l-1, यहाँ पे n क्या है इसकी मैं बात कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। n इजिकल टू यहाँ पे क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l यहाँ पे क्या होती है, l बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, l से। तो अभी क्वांटम नंबर अपन ने नहीं पढ़ा, तो उसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर आगे अपन चर्चा कर लेंगे। इसके बाद ऑर्बिटल पढ़ने के बाद इसकी अपन चर्चा कर लेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होती हैं। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल का मतलब है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। अपन नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ने वाले हैं, क्वांटम नंबर्स को कितने टाइप की होती है इसकी अपन चर्चा कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटम नंबर को, और l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, द्विगंशी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। इतना ध्यान में रखना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया, नोडीय प्रश्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। इसको जल्दी से आप उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए,
तो मैंने कहा n किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे n करता है मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो किसी भी सब सेल के लिए ये जो l है इसकी वैल्यू कितनी होती है उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। बाकी इसको डिटेल में अपन कहाँ पढ़ लेंगे, क्वांटम नंबर क्वांटम संख्या में इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सभी सब सेल के लिए इसकी वैल्यू बता देता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा, सब सेल की अगर बात की जाए तो सब सेल की सबसे पहले एस सब सेल, पी सब सेल, डी, एफ सब सेल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एफ के बाद जी, उसके बाद एच सब सेल। तो यहाँ पे इन सभी के लिए एल की वैल्यू कितनी बोली जाएगी वो ध्यान में रखनी है। एल यहाँ पे क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी क्या होती है क्या नहीं इसकी अपन चर्चा कर लेंगे, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखें कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल। तो इन सभी के लिए एल की वैल्यू अपने को ध्यान में रखनी है थोड़ी। देखिएगा, एस के लिए एल की वैल्यू बोली जाती है 0, पी के लिए बोली जाती है 1, डी के लिए बोली जाती है 2, एफ के लिए कितनी बोली जाएगी 3, जी के लिए बोली जाती है 4, एच के लिए कितनी बोली जाएगी 5। तो इन सभी सब सेल के लिए ये क्या है, सब सेल। इन सभी सब सेल के लिए एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है जो किसी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए एल की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी के लिए 4, एच के लिए 5। तो इनका सभी का पता होना चाहिए अपने को। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा इन सभी सब सेल के लिए ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर अपने को पता होने चाहिए। तो जल्दी से आप इसको उतार लें, किसके लिए कितनी होती है एल की वैल्यू। चलिएगा, अब अपन चलते हैं कि किसी एस ऑर्बिटल के लिए, किसी भी ऑर्बिटल किसी सब सेल में अपन कैसे निकालते हैं नोडीय पृष्ठ, नोडल सरफेस कैसे निकाली जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपने को क्या दे दे, 1s दे दे, इसके बाद अपने को क्या दे दे, जैसे 3s दे दे, या अपने को क्या दे दे 5p दे दे, या अपने को क्या दे दे और 6d दे दे। इन सभी में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, नोडल सरफेस। क्या कैलकुलेट करनी है, नोडल सरफेस, नोडीय पृष्ठ कैलकुलेट करनी है। कितनी आएगी, तो नोडीय पृष्ठ इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपना क्या था, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। इसका मतलब अपने को n की वैल्यू चाहिए, n का मतलब सेल नंबर हो गया, या मैं बात करूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसको रिप्रेजेंट करती है। ये अपन क्वांटम नंबर्स में पढ़ लेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किस पे डिपेंड करती है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे किसी सेल को करेगी। और ये जो l है, l ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी सब सेल को। इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले बात आती है 1s के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, नोडल सरफेस की वैल्यू कितनी आएगी। तो नोडल सरफेस के लिए इसकी किसकी वैल्यू चाहिए, n यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्या है, सभी सेल हैं। सेल किसको रिप्रेजेंट करता है, मेन क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n को। तो यहाँ पे 1s में n की वैल्यू कितनी है, n इजिकल टू कितनी है यहाँ पे 1। s के लिए l की वैल्यू मैंने बताई थी, s के लिए l की वैल्यू कितनी बोली जाती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए कितनी होती है 1, d के लिए कितनी बोली जाती है 2, f के लिए कितनी बोली जाती है 3, s के लिए l की वैल्यू कितनी बोली जाएगी 0। यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे अपन नोडल सरफेस का, n माइनस l माइनस 1। इसका मतलब 1 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। तो किसी 1s में नोडल सरफेस कितनी आएगी, नोडीय पृष्ठ 0 आएगी। इस तरीके से निकाली जाती है, अपना फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब अगर बात करूँ 3s में कैसे निकालेंगे, अपना फॉर्मूला डायरेक्ट रख रहा हूँ वैल्यू में, n की वैल्यू कितनी होगी 3, माइनस l की वैल्यू कितनी होगी s के लिए 0, और क्या हो गया -1, कितना हो गया ये 2। तो 3s के लिए नोडल सरफेस या नोडीय पृष्ठ कितनी आ गई 2। इसी तरीके से 5p की बात की जाए तो 5p में n कितना 5, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1 माइनस 1। इसका मतलब ये कितना हो गया 5 माइनस 2 कितना हो गया 3।
इसी तरीके से यहाँ पे 6 माइनस डी के लिए एल की वैल्यू कितनी 2 -1 कितना हो गया 6 - 3 = 3। तो 1s के लिए नोड ये प्रश्न कितनी है 0, 3s के लिए 2, 5p के लिए 3, 6d के लिए कितनी आई 3 है नोड ये प्रश्न। इस तरीके से नोड ये प्रश्न निकाली जाती हैं। तो अपने को फॉर्मूला अगर पता है n - l - 1 तो किसी के लिए अपन क्या निकाल सकते हैं नोड ये प्रश्न निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको उतार लें कि नोड ये प्रश्न कैलकुलेट कैसे की जाती है। उसका फॉर्मूला पर बेस्ड मैंने बता दिया कि कैसे कैलकुलेट होगी। चलिए अब देखिएगा, एक बात बोली जाती है, स्टार लगा के आप नोट कर लें इस बात को कि किसी एस उपकोष में क्या होता है एक एस कक्षक होता है। किसी एस उपकोष में क्या होता है एक एस कक्षक होता है। इस बात को नोट कर ले स्टार लगा के। किसी भी एस उपकोष में किसी एस सब सेल में क्या होता है एक एस ऑर्बिटल होता है। इस बात को आप नोट कर लें कि किसी भी एस सब सेल की बात करें तो वहाँ पे ऑर्बिटल कितना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना ऑर्बिटल माना जाएगा एक। तो किसी एस उपकोष में एक एस ऑर्बिटल होता है, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए तो ये तो बात हो गई एस ऑर्बिटल क्या होता है, इससे रिलेटेड अपन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली इसकी। इन सभी को ध्यान में रखना, जिसमें शेप आ गई, इसकी नेचर आ गई, और इसके लिए जो नोडी है नोडल सरफेस या नोडी पृष्ठ कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसकी मैंने बात कर ली। अब अपन सेकंड पढ़ेंगे। अपना जो सेकंड ऑर्बिटल था वो सेकंड ऑर्बिटल कौन सा था पी ऑर्बिटल। अपन बात करेंगे अब पी ऑर्बिटल क्या होता है, इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की बात कर ली, अब बात करेंगे पी कक्षक की। पी कक्षक क्या होता है इसकी शेप पढ़ेंगे, इसका जो नेचर होती है उसकी बात करेंगे। इसके लिए जिस तरीके से एस ऑर्बिटल में जो नोडीय पृष्ठ हुई है उसके लिए यहाँ पे क्या डिफाइन होगा उसकी 1 बाय 1 अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसकी शेप की। सबसे पहले बात आती है पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, इसकी शेप बोली जाती है डंबल शेप। डंबल शेप, इसकी शेप कैसी होती है डंबलाकार या डंबल शेप होती है। डंबल शेप का मतलब क्या हुआ, ये जो इसकी शेप बोली जाती है इसकी शेप ये होती है डंबलाकार का मतलब डंबल्स, लाइक डंबल्स, इस तरीके की इसकी शेप बोली जाती है। तो ये जो पी ऑर्बिटल्स है इसकी शेप कैसी होती है डंबलाकार, डंबलाकार शेप होती है, ध्यान में रखना। अब अगर बात की जाए तो देखिएगा ध्यान से, इसमें इस डंबलाकार शेप में ये जो डंबल शेप है इसमें कितनी लोब हैं, 2 लोब हैं। ये एक तरीके क्या है लोब पाली, ये भी क्या है लोब, ये क्या होगी पालियां। इसमें कितनी पाली होती हैं 2 लोब होती हैं, 2 लोब्स। शेप मैंने बता दी कौन सी शेप होती है डंबल शेप होती है, और इसमें कितनी पालियां होती हैं 2 लोब्स, 2 पाली होती है। एक तो ये रही, एक दो पाली होगी, इसका मतलब है इसमें 2 लोब्स होती हैं। मैंने कहा था एस ऑर्बिटल जब अपन पढ़ रहे थे कि किसी एस ऑर्बिटल की बात की जाए तो वो इसके अलावा सभी जितने भी ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं दिशात्मक होते हैं। तो पी ऑर्बिटल की नेचर क्या होगी डायरेक्शनल होगी, दिशात्मक प्रकृति, दिशात्मक प्रकृति। तो पी ऑर्बिटल की प्रकृति कैसी होगी दिशात्मक, डायरेक्शनल। इसका मतलब जो डायरेक्शन की अगर बात की जाए सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या नहीं रहेगी समान नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी देखना ध्यान से। अगर मैं इस बात यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँ तो ये लोब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये लोब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो देखना
अगर इस डायरेक्शन में बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में बात करूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ और होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है अभी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ और होगी। इसका मतलब सभी डायरेक्शन में ये जो बात कर रहा है सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब सभी डायरेक्शन की बात आ गई, डायरेक्शन अलग अलग हो गई, डायरेक्शन सभी सेम नहीं है। इसका मतलब ये इसकी नेचर कैसी होती है, डायरेक्शनल, दिशात्मक प्रकृति होती है। सभी डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या नहीं होता, सेम नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, दिशात्मक प्रकृति। तो पी ऑर्बिटल की नेचर कैसी होती है, डायरेक्शनल नेचर होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखिएगा ये जो ऑर्बिटल मैंने कहा इसकी शेप कैसी बोली मैंने, डंबल शेप। डंबल शेप के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऐसे बोला जाता है, ये जो इसके अंदर क्या होती है, इन दोनों लोब्स के बीच में एक ऐसा प्लेन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, सबसे कम हो, उसको क्या बोला जाता है, नोडल प्लेन। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए क्या बोला जाता था, नोडल सरफेस, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, नोडल प्लेन, नोडीय तल। तो नोडीय तल क्या हो गया, किसी पी कक्षक में दोनों पालियों के बीच का ऐसा क्षेत्र, दोनों पालियों के बीच का ऐसा प्लेन, ऐसा तल जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, मिनिमम हो। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, कम है, क्योंकि देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी कम हो या जीरो हो, उस प्लेन को क्या बोला जाएगा, नोडल प्लेन। तो किसी पी ऑर्बिटल के लिए क्या डिफाइन होता है, नोडल प्लेन, नोडीय तल। अब देखिएगा मैंने कहा दोनों पालियों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, कम हो। तो मैंने कहा देखना ध्यान से, ये जो एरिया है, ये जो लोब्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, अपने को ज़्यादा मिलेगी। इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी, इस लोब में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डमलाकार। इसका मतलब डंबल शेप होती है जिसके अंदर दो पालियाँ होती हैं, दोनों पालियों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो किसी पी ऑर्बिटल के लिए क्या डिफाइन होता है, नोडल प्लेन। मैंने कहा इन दोनों पालियों के बीच ऐसा क्षेत्र, जिसका ऐसा प्लेन, ऐसा तल जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, मिनिमम हो या न्यूनतम हो या जीरो हो। इसका मतलब इस प्लेन में, ये जो प्लेन लगाया दोनों पालियों के बीच, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मिनिमम या जीरो रहेगी। तो नोडीय तल की अपन परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले इसकी बात की मैंने, शेप क्या होती है, कितनी लोब्स होती हैं और इसकी नेचर क्या होती है, और इसके लिए पी ऑर्बिटल के लिए क्या डिफाइन होगा, नोडल प्लेन। जिस तरीके से एस ऑर्बिटल के लिए क्या डिफाइन हुआ था, नोडल सरफेस, उसी तरीके से इसमें क्या डिफाइन होगा, नोडल प्लेन। तो इसको सबसे पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं कि नोडल प्लेन क्या होती है, इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए अब बात की जाए नोडल प्लेन की। तो नोडल प्लेन क्या होता है देखना, किसी पी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन क्या बोला जाता है, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, देखिए किसी कक्षक में, इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी कक्षक में दो पालियों के बीच ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, ऐसा क्षेत्र या तल बोल दूं मैं, ऐसा प्लेन बोल दूं, तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, न्यूनतम हो। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम या जीरो हो, न्यूनतम या शून्य हो। तो ऐसा प्लेन क्या कहलाता है, नोडल प्लेन, नोडीय तल। ऐसे प्लेन को क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। मैंने कहा किसी कक्षक में दो पालियों के बीच ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी, संभावना क्या हो, मिनिमम या जीरो। तो ये वो ऐसा प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने को क्या मिल रहे हैं, न्यूनतम
पॉसिबिलिटी मिल रही है या जीरो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो ऐसे प्लेन को क्या बोला जाएगा किसी ऑर्बिटल के लिए? नोडल प्लेन। तो इसकी डेफिनेशन आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए किसी ऑर्बिटल के लिए कैसे नोडल प्लेन डिफाइन होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जिस तरीके से अपन एस ऑर्बिटल में नोडियस पृष्ठ का अपन ने फॉर्मूला देखा, उसी तरीके से इस ऑर्बिटल में भी क्या देखेंगे? नोडल प्लेन का फॉर्मूला देखेंगे। नोडल प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? किसी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन अगर अपने को कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या बोला जाता है? एल। तो नोडल प्लेन किसके इक्वल होती है? एल के इक्वल होती है। इसका मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है, एल क्या है यहाँ पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एल की वैल्यू होगी, जिस सब सेल के लिए एल की वैल्यू जितनी होगी वो उसमें कितनी क्या होगी, किसको रिप्रेजेंट करेगा? नोडल प्लेन को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसकी मैं बात करूंगा। आप जनरल इसका फॉर्मूला लिख लें कि नोडल प्लेन किसी ऑर्बिटल के लिए कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो नोडल प्लेन इज इक्वल टू होता है एल। चलिए अब अपन बात करते हैं सब सेल के लिए। सभी सब सेल या ऑर्बिटल्स की मैं बात कर लूं तो उसमें नोडल प्लेन कैसे कैलकुलेट की जाती है देखना। नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या हो गया? नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल हो गया। नोडल प्लेन इज इक्वल टू क्या होता है? एल। अगर मैं बात करूं एस ऑर्बिटल, एस सब सेल की, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ, जी और एच सब सेल की, तो देखना ध्यान से। अगर एस के लिए यहाँ पे एल की वैल्यू मैं निकालूं तो कितनी होती है? 0। पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5। ये सभी के लिए मैंने एल की वैल्यू बता दी थी। तो देखिएगा अब मैंने कहा नोडियल जो प्लेन होता है इसकी फॉर्मूला क्या होता है? इसका एल होता है। इसका मतलब एस में अगर अपने को क्या पूछ ले, कोई नोडल प्लेन पूछ ले, एस में नोडल प्लेन पूछ ले, तो नोडल प्लेन क्या होती है? एल होती है। एल की वैल्यू जितनी होगी उस सब सेल के लिए उतनी ही क्या होगी? नोडल प्लेन, नोडीय तल होगा। तो देखना इस एल को मैं क्या कह दूं यहाँ पे? नोडल प्लेन। मैंने कहा नोडल प्लेन क्या होती है? एल की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है? नोडल प्लेन होती है। इसका मतलब यहाँ पे जिस सब सेल के लिए एल की वैल्यू आ रही है वो उसमें कितनी नोडल प्लेन है? एस में 0 नोडल प्लेन, पी में 1, डी में 2, एफ में 3, जी में 4, एच में कितनी होती है? 5 से नोडल प्लेन होती है। इस तरीके से इसको डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें कि कैसे किसी सब सेल के लिए नोडल प्लेन डिफाइन होगी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकी वैल्यू। चलिए अब चर्चा करते हैं अपन। अब स्टार लगा के एक बात लिख लें कि किसी भी पी ऑर्बिटल, किसी भी पी उपकोष में कितने होते हैं? कक्षक 3 पी कक्षक होते हैं। किसी पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, स्टार लगा के लिख लें इस बात को। पी कक्षक, किसी पी उपकोष में पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं। 3 पी कक्षक होते हैं। जैसे हमने एस कक्षक के लिए पढ़ा, किसी एस कक्षक, किसी एस उपकोष में एक एस कक्षक होता है। उसी तरीके से किसी पी उपकोष में 3 क्या होते हैं? पी कक्षक होते हैं। कौन कौन से होंगे देखना। पी सब सेल की मैं बात कर रहा हूँ। पी सब सेल में कितने पी कक्षक होंगे? 3। ये ऑर्बिटल हो गए 3। इन ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो देखना ऑर्बिटल्स मैंने कहा 3 पी कक्षक होंगे। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये क्या हो गए? 3 पी ऑर्बिटल हो गए। किसमें? किसी पी सब सेल में। अब देखना इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है। ये एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये जो ऑर्बिटल होता है पी एक्स, ये किस पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो
पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पर है पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इस पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डंबलाकार। तो इस एक्स एक्सिस पर मैं क्या बना देता हूँ, डंबल शेप बना देता हूँ। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या बना दिया, डंबल शेप बना दिया। तो ये कौन सा हो गया, पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। इसी तरीके से मैं पी वाई को रिप्रेजेंट करूं तो देखना, वाई का मतलब मैं इसको क्या मान लेता हूं, इस एक्सिस को वाई मान लेता हूं, या मैं इसको वाई मान लेता हूं, ये अपनी क्या है एक्स एक्सिस। तो वाई पर अब क्या बन जाएगी, डंबल शेप बन जाएगी। वाई एक्सिस पर क्या मिलेगा अपने को भी, डंबल शेप पे लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी वाई ऑर्बिटल हो गया। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी वाई। इसी तरीके से मैं जेड की बात करूं, इसका मतलब है इसी जेड एक्सिस पर, इसको मैं जेड मान लेता हूं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो अब एक्स एक्सिस पर क्या होगी अपनी, डंबल शेप हो जाएगी। तो ये ऑर्बिटल कौन सा रहेगा अपना, पी जेड। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें। मैंने कहा पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी एक्स एक्स एक्सिस पर डंबल शेप, वाई एक्सिस पर डंबल शेप होगी, और पी जेड में जेड एक्सिस पर डंबल शेप होगी। इस तरीके से इसमें बताए जाते हैं किसी पी सब सेल में कितने होते हैं, 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड में इसके लिए पी ऑर्बिटल के लिए क्या डिफाइन होता है, नोडीय तल, नोडल प्लेन इसके लिए कैसे डिफाइन होगा उसकी मैं चर्चा करूंगा। जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिए देखिएगा, तो इन तीनों पी ऑर्बिटल्स के लिए नोडल प्लेन की कई बार बात कर लेता है, अपने को नोडल प्लेन पूछ लेता है। तो 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं इसमें। नोडीय तल, नोडल प्लेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना ध्यान से। मैंने कहा था नोडल प्लेन क्या होता है, किसी ऑर्बिटल में 2 पालियों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर अपने को क्या मिलता हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने की संभावना कम मिलती हो या न्यूनतम हो। इसका मतलब उसको क्या बोला जाता है उस ऑर्बिटल के लिए, नोडीय तल। अब देखना, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले पी एक्स ऑर्बिटल की। पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, एक एक्स एक्सिस पर क्या हुई, डंबल शेप हो गई। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को मिल रही है। मैंने कहा इन दोनों लोब्स के बीच एक ऐसा प्लेन लगा दिया जाए जिसके कारण अपने को क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी मिनिमम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इस लोब का ये जो मिड पॉइंट है, इस लोब इन दोनों इस डंबल शेप का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखना, अगर मैं ये जो मैंने मार्कर जिस तरीके से लगा रखा है, इस मार्कर में देखना ध्यान से, ये अगर मैं एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई। तो ये जेड एक्सिस है। अगर मैं कैसा प्लेन लगाऊं जिसके अंदर अपने को क्या मिले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम मिले। तो देखना, अगर मैं ये प्लेन लगाऊं, प्लेन नंबर एक तो जेड से जा रहा है और एक किससे जा रहा है, वाई से जा रहा है। देखिएगा मैंने ये प्लेन लगाया, मैं एक तो जेड एक्सिस की बात कर रहा हूँ और एक है वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन जाएगा किसके थ्रू जाएगा, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच। तो ऐसा अगर प्लेन जाता है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या मिलेगी, अपने को कम मिलेगी। तो ये जो प्लेन लगा है, ये जो प्लेन लगा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी या शून्य होगी। इसका मतलब पी एक्स कक्षक के लिए एक ऐसा तल जहाँ पे अपने को क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल जाए, तो इसके लिए नोडीय तल क्या बोला जाएगा, वाई कोमा जेड। वाई कोमा जेड क्या होगा, इसका नोडल प्लेन होगा। तो मैंने कहा ऐसा प्लेन जिसके कारण अपने को क्या मिल जाए, इन दोनों के बीच इसको अगर प्लेन लगाने से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिल जाए, मिनिमम मिल जाए या 0 मिल जाए, तो वो प्लेन क्या होगा, उस कक्षक के लिए नोडल प्लेन होगा। तो अपने को पूछ ले पी एक्स कक्षक के लिए नोडल प्लेन क्या होगा, तो वाई जेड क्या होगा, इसका नोडल प्लेन होगा। अब इसी तरीके से अगर बात की जाए इस वाई में, वाई पी वाई ऑर्बिटल्स की बात की जाए, तो इसके लिए नोडल प्लेन कैसे डिफाइन होगा। तो देखिएगा, मैंने इस रेड वाले मार्कर को देखना, ये मैंने मान रखी है जेड एक्सिस, ये मैंने कौन सी एक्सिस मान रखी है यहाँ पे, जेड। तो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये परपेंडिकुलर इसके क्या होगी, जेड होगी। तो अब देखना, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा एक ऐसा प्लेन लगाएं जिसके अंदर अपने को क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम आनी चाहिए। अगर मैं ये प्लेन लगाता हूँ, देखिएगा
अगर मैं ये प्लेन लगा दूं, इसका मतलब कहाँ से गुजरेगा, एक तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जेड और वाई एक्सिस से अगर प्लेन गुजरता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आनी चाहिए। अगर मैं ये प्लेन लगाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है, अपना प्लेन क्या आना चाहिए, ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम या शून्य आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये अपना सही नहीं होगा, ये जो प्लेन अपना सही नहीं होगा। अब कैसे करेंगे, ये जो एक्सिस तो जेड है अपनी, इसके अगर ऐसे प्लेन लगाऊं, ऐसे प्लेन लगाने का मतलब क्या हुआ, देखना ये किसके थ्रू जा रहा है ये प्लेन, एक तो जेड एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। इसका मतलब इससे प्लेन जा रहा है, ये जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन के थ्रू, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या है, मिनिमम या जीरो। तो ये वो जगह है इस डंबल शेप में मिड पॉइंट वाली, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या है, मिनिमम है। तो पी वाई कक्षा के लिए अपने को कोई पूछ ले इसका नोडीय तल क्या होगा, तो अपने को क्या बताना है, एक्स जेड, क्या बताना है, एक्स जेड नोडल प्लेन। तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा, एक्स जेड नोडल प्लेन। तो पी वाई के लिए प्लेन कौन सा हो गया, नोडल प्लेन एक्स से जेड, क्योंकि अगर ये अपने जेड वाई प्लेन लगाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, अपने को क्या मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलनी चाहिए। अब देखिएगा इसी तरीके से इसमें बात की जाए पी जेड कक्षक में, तो पी जेड कक्षक में ये देखना, ये जो एक्स एक्सिस मान ले मैंने, कौन सी, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई। तो ऐसा कौन सा प्लेन लगाया जाए जिसके अंदर अपने को क्या मिल जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम मिल जाए। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस जेड एक्सिस के थ्रू अगर ये प्लेन लगाऊं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से गुजरेगा प्लेन, इसका मतलब अपना नोडीय प्लेन है, सही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो देखिएगा इस प्लेन को मैं किससे गुजार दूं, अगर इस एक्सिस से गुजारूं, किससे गुजार दूं, इस एक्सिस से, इसका मतलब ये किससे जाएगा, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से। तो प्लेन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आनी चाहिए, इसका मतलब ये जेड एक्सिस से जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये भी अपना नोडीय प्लेन नहीं होगा। अब देखिएगा अगर मैं इस प्लेन को किसके थ्रू निकालूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस प्लेन को, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गई अपनी, ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस, ये एक्स और वाई। अगर इस प्लेन को मैं ऐसे निकालूं, ये तो अपनी पीछे भी बोर्ड के क्या है, एक पाली है, एक अपनी पाली ये हो गई, इसका मतलब ये जेड एक्सिस पर क्या होगी, डंबल शेप होगी। अब अगर मैं एक्स और वाई के दोनों के बीच से निकालूं, इस तरीके से ये प्लेन लगाऊं, इस बोर्ड की अगर मैं प्लेन इस तरीके से लगाऊं, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं ये प्लेन लेके आऊं, अगर यहाँ पे ये प्लेन लेके आऊं तो क्या करेगा, ये इसे जेड वाली जो डंबलाकार शेप है इसके बीच से जाएगा, ये प्लेन इस बीच से जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब एक्स और वाई प्लेन, ये जो एक्स और वाई प्लेन आया है, ये क्या करेगा, इस जेड एक्सिस पर डंबल शेप है इसके मिडल से जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में क्या होगा, पाए जाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो अपने को कोई पूछ ले पी जेड ऑर्बिटल के लिए नोडीय प्लेन, नोडल प्लेन क्या होगा, तो अपने को क्या बताना है, नोडल प्लेन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई नोडल प्लेन। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड इन तीनों के लिए मैंने बता दिया। परपेंडिकुलर आप एक्स वाई जेड एक्सिस को काम में लेके इसमें देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो नोडीय प्लेन मैंने कहा ऐसा प्लेन लगाना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, सबसे कम पाए जाने की टेंडेंसी कम हो या मिनिमम हो। तो पी एक्स के लिए कौन सा होगा नोडीय प्रतल, वाई जेड, पी वाई के लिए एक्स जेड, पी जेड के लिए एक्स वाई। नोडल प्लेन कई बार पूछ लेता है तो इसको आप उतार लें, कैसे आया मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत है तो बात बता देना आप। तो ये तो बात हो गई पी ऑर्बिटल की, किसकी बात होगी, पी ऑर्बिटल। अब अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल। जैसे अपन ने एस ऑर्बिटल पढ़ा, पी ऑर्बिटल पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कैसे क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ डी ऑर्बिटल की। थर्ड अपना कौन सा है, डी ऑर्बिटल। देखिएगा डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाए डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल की सबसे पहले बात आती है शेप क्या होती है। तो इसकी शेप की अगर बात की जाए तो डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाई डम्बेल शेप, बाई डम्बेल शेप होती है इसकी, द्विडम्बलाकार। कैसी शेप होती है, द्विडम्बलाकार। पी की कैसी थी, डम्बलाकार, इसकी कैसी होती है, द्विडम्बलाकार आकृति।
इसकी आकृति कैसी होती है? बाइडम्बल शेप। इस तरीके का ध्यान में रखना है। डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? बाइडम्बल शेप। अब अगर इसकी अन्य प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मैंने कहा था एस कक्षक के अलावा सभी कक्षक क्या होते हैं? दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो इसकी नेचर भी क्या होगी? दिशात्मक प्रकृति होगी। एस क्या था? अदिशात्मक। पी क्या था? दिशात्मक। डी भी क्या होगा? दिशात्मक। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे वो भी क्या होगा? दिशात्मक प्रकृति। तो इसकी नेचर क्या होती है? दिशात्मक या डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब सभी दिशाओं में क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होती, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगी। अब अगर बात की जाए तो देखिएगा, इसमें पालियां की बात की जाए, पालियां लोब्स की बात की जाए तो इसमें कितनी पालियां होती हैं? 4 लोब्स। पी में कितनी लोब्स होती हैं? 2। यहाँ पे कितनी होगी? 4। कितनी लोब्स होगी यहाँ पे? 4 लोब्स। क्यों होगी? क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है? बाइडम्बल शेप। बाइडम्बल शेप का मतलब क्या हो गया? डंबल कितने हो गए? 2। एक तो डंबल ये हो गया और एक ये डंबल हो गया। ये किसकी शेप हो गई? अपने ये डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? बाइडम्बल शेप। तो ये बाइडम्बल शेप हो गया, जिसमें ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टोटल लोब्स की बात की जाए तो 1 2 3 4, टोटल कितनी लोब होगी? 4 लोब्स होती हैं। तो डी ऑर्बिटल में कितनी लोब्स है? 4 लोब। पी में कितनी? 2 लोब। अब देखिएगा, इसमें नोडल प्लेन की बात की जाए, नोडीय तल की बात की जाए, नोडल प्लेन या नोडीय तल, तो किसी डी ऑर्बिटल में नोडीय प्लेन कितनी बोली जाती हैं? 2 बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? देखिएगा, एस में मैंने कहा नोडीय प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है? नोडल प्लेन का फॉर्मूला एल के इक्वल होता है। अभी अपने बात की थी पी ऑर्बिटल में कि नोडीय तल का फॉर्मूला क्या होता है? एल। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले एस की, तो एल इसके लिए एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। पी के लिए कितनी होती है? 1। डी के लिए कितनी होती है? 2। और एफ के लिए कितनी होती है? 3। तो मैंने कहा किसी डी ऑर्बिटल के लिए ये जो एल की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? नोडल प्लेन को। तो नोडल प्लेन ही क्या होती है? एल होती है। जो वैल्यू एल की आएगी डी के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए, वो इसकी क्या कहलाएगी? नोडल प्लेन। तो किसी डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितनी बोली जाती है? 2 बोली जाती है, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो मैंने कहा किसी ऑर्बिटल के लिए, किसी डी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कितनी होती है? 2 होती हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। इसकी शेप क्या होती है? इसकी नेचर क्या होती है? लोब्स कितनी होती है? और इसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अपन बात करेंगे बाद में इसके डी सबसेल में कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी बात करेंगे। जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिएगा, तो ये तो इनकी शेप की बात हो गई, नेचर की बात हो गई, और इसमें नोडल प्लेन कैसे डिफाइन होगा उसकी बात हो गई। अब देखिएगा, स्टार लगा के एक बात लिख लेना, किसी डी उपकोष में, किसी डी उपकोष में कितने होते हैं? 5। किसी डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, किसी डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे। 5 डी ऑर्बिटल्स का मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ऑर्बिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कितने होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल। 5 डी ऑर्बिटल्स में कौन कौन से? देखिएगा, एक तो होता है डी एक्स वाई, एक तो होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स या एक्स जेड बोल दो, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो मैंने कहा किसी सब सेल में क्या होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब देखिएगा, जिनके स्क्वायर लगी है उनको आप अलग कर लीजिए,
जिन पे स्क्वायर नहीं लगी उनको अलग कर लीजिए। तो ये कितने तरीके के हो गए, इन तीनों को, इन पांचों को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2 कैटेगरी में। इसका मतलब ये जो जिनके स्क्वायर लगी है वो तो क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। क्या होते हैं, एक्सियल, एक्सिस पर होते हैं, एक्सीय होते हैं। और ये क्या होते हैं, निरक्षीय, निरक्षीय या नॉन एक्सियल। एक्सियल और नॉन एक्सियल क्या होते हैं इसकी मैं चर्चा करूंगा, देखिएगा ध्यान से। dxy, yz और dzx ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, ये क्या होते हैं, निरक्षीय या नॉन एक्सियल होंगे। जो dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर ये क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। इसका मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनकी जो शेप होगी बाई डंबल शेप होगी, वो कहाँ होगी, एक्सिस पर होगी। और इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, एक्सिस पर ना होके किसी एंगल पर होगी। एंगल कितना होगा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो एंगल बोला जाता है इनके लिए, ये कहाँ होंगे, एक्सों के मध्य होंगे, एक्सिस के मिडल में होंगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे, एक्सों के मध्य। और क्या बोला जाता है, 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर व्यवस्थित होते हैं। कौन है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, व्यवस्थित। तो ये जो नॉन एक्सियल, निरक्षीय डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके लिए क्या बोला जाता है, एक्सों के मध्य होते हैं। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस की अगर बात की जाए, ये मान लो मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या किसी भी एक्सिस को कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए इन एक्सिस के क्या होगा, मिडल में होगा। मिडल का मतलब बिटवीन द एक्सिस होगा, इन दोनों एक्सिस के क्या होगा, बीच में होगा। तो उस तरीके के ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं। और उसके बीच एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। कैसे होगा उसकी मैं बात कर लूंगा, अभी इन बातों को ध्यान में रखना। और ये जो स्क्वायर वाले हैं, dx स्क्वायर, डैश y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये क्या होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। एक्सिस पर, इसका मतलब है यहाँ पे हमें इसके लिए क्या बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, एक्सिस पर, अक्षों पर क्या बोला जाता है, ये इनके लिए एक्सों पर होंगे। इसका मतलब एक्सों पर, ठीक एक्सों के ऊपर, इसका मतलब एक्सों के ऊपर ही होगा। ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये एक्सिस पर ही मिलेंगे। जैसे एक्सिस की मैं बात करूं तो ये एक्सिस होगी कोई भी अपनी, तो ये जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे ये अपनी एक्सिस के ऊपर मिलेंगे, इस तरीके से एक्सिस के ऊपर। और ये कहाँ मिलेंगे, इन्हें एक्सिस के बीच में मिलेंगे। बीच का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन द एक्सिस। और ये क्या हो गए, ऑन द एक्सिस। इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले किसी डी, सबसे पहले 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी डेफिनेशन, उनको कैसे किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो नॉन एक्सियल और एक एक्सियल, एक्सों पर, और जो एक्सिस पे नहीं है उनको निरक्षीय, जो एक्सिस के मध्य हो, इसका मतलब बिटवीन द एक्सिस उनको क्या बोला जाता है, निरक्षीय। और जो एक्सिस पर ऑन द एक्सिस बोला जाता है उनको एक्सियल। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। चलिएगा, मैंने कहा किसी डी सब सेल में कितने डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। एक तो कौन कौन से, dx y y z z x, dx स्क्वायर y स्क्वायर d z स्क्वायर। ये तो क्या होते हैं, नॉन एक्सियल, और ये क्या होंगे, एक्सियल। अब देखना इनको सब सेल में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कई बार टर्म्स काम में लेता है T2G, या इसको क्या बोल दिया जाता है, T2। T2G किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। T2G अष्टफलकीय यौगिकों के लिए होता है, इसको ध्यान में रखना। इसकी अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत पढ़ लेंगे, उसमें जब स्प्लिटिंग पढ़ेंगे तो वहीं आते हैं। ये अभी अपने क्या ध्यान में रखना है कि ये जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, इसको क्या बोला जाता है, T2G या T2। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बोला जाता है, T2G वर्ड काम में लिया जाता है। T2 किसके लिए काम में लिया जाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए क्या काम में लिया जाता है,
चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए यहाँ पे T2 काम में लिया जाता है। तो T2G भी बोल सकता है इनको और T2 भी बोल सकता है। तो dxy dyz dzx ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल या निरक्षीय d ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके लिए क्या टर्म्स यूज में कर ले सकता है, T2G या T2। तो T2G क्या हो गया अष्टफलकीय, T2 क्या हो गया चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरीके से ये जो एक्सीय d ऑर्बिटल्स है इसके लिए टर्म्स काम में ली जाती है, या तो इसको क्या बोलेगा Eg या इसके लिए क्या काम मिलेगा E। तो Eg क्या हो गया, किसके लिए टर्म्स काम में आती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और E किसके लिए काम में आती है टर्म्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये इनकी बातें होगी कि किसी सबसेल में कितने d ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी d सबसेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन एक्सियल एक्सियल। इसमें से अपने पढ़ा नॉन एक्सियल क्या होता है T2G या T2, और इसमें क्या पढ़ा अपने एक्सियल क्या होते हैं, इसको क्या बोला जाता है Eg या E। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए G काम में लिया जाता है इन ऑर्बिटल्स के लिए, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इनके लिए क्या काम में लिया जाता है E। तो इसको उतार ले, बेसिकली क्या है इसका डेफिनेशन होता है उसकी मैं बात करूंगा। ये टर्म्स अपने को पता होना चाहिए, T2G Eg T2 और E का पता होना चाहिए कि इन ऑर्बिटल्स को इन वर्ड से भी जाना जाता है। अब देखिएगा इनकी अपन शेप पढ़ते हैं। शेप की मैंने बात की थी, सभी के शेप कैसी होती है, बाइडम्बल शेप होती है। सभी की बाइडम्बल शेप अपन पढ़ेंगे 1 बाय 1। देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ D XY, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे D YZ, उसके बाद D ZX, उसके बाद D X स्क्वायर Y स्क्वायर, और उसके बाद D Z स्क्वायर। तो ये पांचों क्या होते हैं, किसी D सब सेल में 5 D ऑर्बिटल होते हैं। इनकी शेप देखिएगा कैसे, ये तीनों मैंने कहा था ये तीनों क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। इसका मतलब कहाँ मिलेंगे, ये बिटवीन द एक्सिस मिलेंगे, और ये कहाँ मिलेंगे एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर मिलेंगे। अब देखना कैसे मिलेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्स और वाई की बात की जाए, इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है, ये जो DXY ऑर्बिटल है, ये एक्स और वाई एक्सिस के कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, इन दोनों का मिडिल क्या हो गया, ये हो गया, ये मिडिल इन दोनों का। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में मिलेगा, इसका मतलब बिटवीन द एक्सिस मिल रहा है। तो ये जो D ऑर्बिटल है ये कौन सा हो गया, जो x और y एक्सिस के बीच में मिल रहा है। इसकी शेप कैसी होती है, बाइडम्बल शेप होती है। बाइडम्बल शेप मैंने बना दी है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल हुआ कौन सा हुआ, DXY। इसी तरीके से अगर बात करूं किसकी, DYZ, YZ का मतलब है ये कहाँ मिलेंगे, y एक्सिस, और इसको मैं y बोल देता हूँ, इसको मैं z एक्सिस बोल देता हूँ, किसी भी एक्सिस को कुछ भी मान लो। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एक्सिस के बीच में मिलेंगे। बीच का मतलब एक तो ये हो गया, और एक अपना ऑर्बिटल है ये हो गया। तो ये कौन सी शेप हो गई, बाइडम्बल शेप। तो ये ऑर्बिटल कौन सा हुआ, DYZ, क्योंकि y और z एक्सिस के बिटवीन पाए जा रहे हैं डम्बल्स। तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है वो कौन सा हुआ, DYZ। इसी तरीके से DZX, ZX का मतलब इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ। इन दोनों के बीच में क्या होगी, इसकी शेप होगी, इन दोनों एक्सिस के बीच में मिलेंगे डी ऑर्बिटल्स। देखना तो ये हो गए x एक्सिस और x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में क्या हो गए, बिटवीन द एक्सिस मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, x और z के बीच पा रहा है, इसका मतलब DZX। तो इस तरीके से इन तीनों की मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो एक्सिस के क्या है, सभी बीच में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नॉन एक्सियल हो गए। अब बात की जाए एक्सियल की, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के क्या होंगे, ऊपर होंगे। ये अगर x एक्सिस मान लूँ, ये मैं y एक्सिस मान लूँ, तो मैंने कहा ये ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। तो ये एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, इसके ऊपर मिलेंगे, x एक्सिस के ऊपर, और ये भी क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर। तो जो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर मिलेंगे उसको क्या बोला जाएगा, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, या इसको क्या बोला जाता है, एक्सियल। ये दोनों क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब DZ स्क्वायर की बात की जाए तो देखना, अगर मैं इसको Z एक्सिस मान लूँ, इसको मैं कौन सी एक्सिस मान रहा हूँ, Z, किसी को कुछ भी मान लो, Z एक्सिस मान ली मैंने। तो यहाँ पे इसका मतलब Z एक्सिस पर क्या मिलेगा, ये ऑर्बिटल मिलेगा। तो यहाँ पे Z एक्सिस पर मैं क्या बना देता हूँ, एक ऑर्बिटल बना देता हूँ।
इसका मतलब ये एक्सिस पर मिल रहा है। एक्सिस पर मिलने के कारण यहाँ पे जो देखना इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है इससे डी जेड स्क्वायर में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मैंने कहा ये जेड एक्सिस पर मिलता है, इसका मतलब एक्सिस पर मिलेगा एक्सियल ऑर्बिटल है, ये जेड एक्सिस पर मिल गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण यहाँ पे क्या मिलती है कि रिंग मिलती है। ये जो रिंग मिलती है किसमें, डी जेड स्क्वायर में, इसको क्या बोला जाता है, इस रिंग को ध्यान में रखना, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये रिंग किसकी होती है, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस डी ऑर्बिटल में ये किसकी रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्या हो रही है, इससे सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक रिंग बन रही है। तो डी जेड स्क्वायर में क्या बनती है, एक रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। कौन से में, यहाँ पे ऑन द एक्सिस या एक्सियल डी ऑर्बिटल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा एक्सियल ऑर्बिटल्स में क्या देखने को मिलती है, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे भी मिल सकती है पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिप्रेजेंट इसमें क्या जाता है, डी जेड स्क्वायर में। जनरली अपने को याद रखना है कि डी जेड स्क्वायर में क्या मिलती है कि रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इसके दोनों पालियों के जहाँ पे इसका मिडल पॉइंट है वहाँ पे क्या मिलती है कि रिंग मिलती है, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैंने इनकी शेप बताई, इसकी शेप कैसी होती है, बाई डंबल शेप होती है। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड नॉन एक्सियल हो गई, एक्सियल ये एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, ये बिटवीन द एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिए, इसका मतलब ये नॉन एक्सियल है और ये एक्सियल। अब देखना इन सभी के लिए अपने को क्वेश्चन क्या कर सकता है, इन सभी के लिए अपने को क्या पूछ सकता है, नोडल प्लेन पूछ सकता है। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इन सभी के लिए नोडल प्लेन, नोडीय तल सभी के लिए क्या क्या होंगे। तो नोडीय तल क्या होता है, मैंने बताया था किसी ऑर्बिटल में एक ऐसा प्लेन, किसी ऑर्बिटल में दो पालियों के बीच एक ऐसा प्लेन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, मिनिमम हो या न्यूनतम हो। तो यहाँ पे दो पाली की जगह कितनी होंगी, 4 पाली। इसका मतलब एक ऐसा प्लेन, क्यों किसकी बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल। तो मैंने कहा डी ऑर्बिटल में कितनी पाली होंगी, 4 पाली। तो 4 पालियों में से एक ऐसा प्लेन जिसको अपन लगाने से उसके में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो या न्यूनतम हो, 0 हो। तो देखना इन चारों पालियों में एक ऐसा प्लेन लगाएंगे, इन चारों पालियों के मिडल से एक ऐसा प्लेन लगाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को कम मिल जाए। तो देखना ऐसे तो इस बोर्ड पर तो समझ में आएगा नहीं, इसको कहाँ देखना, ये जो इस फॉर्म को कहाँ पे ले लेना, इसे हाथ पर ले लेना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको रफ कॉपी में बना के देख लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरीके से आप बनाओगे ना चारों लोब्स। इन चारों लोब्स से अगर प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन जैसे मैं मानता हूँ, देखिएगा यहाँ से ये जेड एक्सिस है मेरी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो किस तरीके से मैं प्लेन लगाऊं कि ये दोनों के एक्सिस से बीच से जाए। तो देखिएगा एक तो अपना प्लेन ये हो गया, कौन सा प्लेन हो गया, y को काटता हुआ, और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। इस जेड एक्सिस और वाई एक्सिस से काटता हुआ प्लेन जा रहा है जो इन दोनों लोब्स के क्या जाएगा, बीच से जाएगा। इसका मतलब इस लोब और इस लोब के मिडल सेंटर से जाएगा, ये जो प्लेन है इसके सेंटर से जाएगा। इसका मतलब इसमें एक तो नोडीय प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड, कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। इसी तरीके से इस अगर एक्सिस को वापस लगा दूं मैं, जेड एक्सिस, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, देखना अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये जेड एक्सिस हो गई अपनी। तो ये प्लेन किसके थ्रू जाएगा, एक तो जेड एक्सिस से अपनी जो ये इसके थ्रू जाएगा और किसको काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा। इसका मतलब ये प्लेन हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम है। तो इसका मतलब इसमें नोडीय तल और कौन सा हो गया, एक्स जेड। तो इसमें दो नोडीय तल बोले जाते हैं, कौन कौन से, वाई जेड और एक्स जेड। दो क्या होते हैं इसमें, नोडीय प्लेन होते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ लिया अपने को, डी एक्स वाई में नोडीय तल कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, वाई जेड और एक्स जेड। इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखिए अब वाई जेड की बात कर लेते हैं। तो वाई जेड एक्सिस तो है, अब मैं कौन सी एक्सिस लगा रहा हूँ, एक्स एक्सिस। ये एक्स मैंने एक्स एक्सिस लगा ली। यहाँ से देखिएगा अगर मैं ये प्लेन लगाऊं एक्स एक्सिस के थ्रू और जेड एक्सिस के थ्रू, तो देखना एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू मैंने ये प्लेन लगा दिया। इस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्लेन लगाने से इन दो चारों पालियों के बीच में से जाएगा प्लेन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहाँ न्यूनतम, उसको क्या बोला जाता है, नोडीय प्लेन, नोडीय तल बोला जाता है। तो ये कौन सी एक्सिस लगाई मैंने, यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो इसके थ्रू प्लेन जा रहा है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन थ्रू प्लेन जाएगा। इसका मतलब चारों पालियों के बीच में से जा रहा है। तो इसमें एक प्लेन कौन सा बोला जाता है, एक्स से जेड प्लेन। कौन सा बोला जाएगा, एक्स जेड प्लेन। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो देखना अगर इस एक्स एक्सिस के थ्रू अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, इस प्लेन को मैं ऐसे गुजारूं,
इस प्लेन को इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में से गुजारूं तो क्या होगा, चारों पालियों के बीच में से जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अपने को वही चाहिए था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो ऐसा कौन सा प्लेन हो गया है कि एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो अपने को कोई पूछे कि डी वाई जेड ऑर्बिटल में नोडीय प्लेन, नोडीय तल कितने होते हैं, तो अपने को क्या बताना है, यहाँ पे भी दो नोडीय तल होते हैं। कौन कौन से, एक्स जेड एंड एक्स वाई नोडीय तल, दो तरीके के होते हैं। इस तरीके से कई बार पूछ लेता है। इसी तरीके से जेड एक्स की मैं बात करूँ, जेड और एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्सिस कौन सी गायब है, वाई एक्सिस। तो इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। वाई एक्सिस के थ्रू अगर मैं ऐसा प्लेन लगाऊं, एक ऐसा प्लेन जिसमें चारों पालियों के बीच में से जाए और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो या जीरो हो, तो इस तरीके से ये प्लेन जा रहा है किससे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। तो अगर ये प्लेन जाएगा तो इन सभी के बीच में से जाएगा पालियों के, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी या शून्य होगी। तो इसको कौन सा तल बोला जाता है, नोडीय तल। इसका मतलब ये जो एक्सिस मानी थी वाई और जेड, कौन सी होगी, वाई जेड नोडीय तल हो गया। एक तो एक ऐसे प्लेन गुजर जाए, ये वाई एक्सिस है, एक इस तरीके से प्लेन लगाया जाए, ये जो प्लेन, ये एक्सिस वाई होगी, इसके थ्रू प्लेन लगाया जाए इस तरीके का प्लेन, तो ये जो प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के थ्रू भी चारों पालियों के बीच में से जाएगा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या है, संभावना जीरो है या मिनिमम है। इसी तरीके से कौन सा प्लेन हो गया, नोडीय प्लेन है एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब किसी डी जेड एक्स में कितने नोडीय प्लेन बोले जाते हैं, यहाँ पे दो बोले जाते हैं। कौन कौन से, वाई जेड और एक्स वाई। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है नोडीय प्लेन से रिलेटेड। अब बात करते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स की, डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में नोडीय प्लेन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखिएगा, ये कहाँ होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्सिस कौन सी गायब है, जेड एक्सिस। अगर मैं इसको जेड एक्सिस मान लूँ, ये मेरी जेड एक्सिस है। अगर ये प्लेन लगाऊं, अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये प्लेन लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे ये प्लेन लगाता हूं तो कौन सी एक्सिस से जाएगा, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को। अगर ये प्लेन लगता है तो ऑर्बिट के इन पालियों के बीच में से नहीं जा रहा, क्यों, इस पालियों को काटते हुए जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। अपने को कौन सा प्लेन चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम आए या शून्य है। इसका मतलब ये प्लेन अपना नहीं लगेगा, ये प्लेन अपना नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इसके जेड एक्सिस के थ्रू जाएगा तो वाई एक्सिस के थ्रू भी जाएगा। तो वाई एक्सिस का मतलब लोब को काटेगा, लोब को नहीं काटना चाहिए, इन सभी के बीच में से जाना चाहिए, लोब नहीं कटनी चाहिए। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां से प्लेन जाना चाहिए। इसका मतलब इस ये जो अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से प्लेन लगाया, ये अपना कंप्लीटली सही नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो देखिए, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, अब ऐसे इस प्लेन की बात की जाए, ये कौन से एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से प्लेन जा रहा है। इस तरीके से अगर जाएगा तो इस लोब को काटेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ रही है, अधिकतम आ रही है। यानी क्या चाहिए, एक ऐसा प्लेन लगना चाहिए, चारों पालियों के बीच से गुजरना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम से कम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्लेन नहीं लग रहा। तो यहाँ पे प्लेन ही नहीं लग रहा, इसका मतलब नोडीय प्लेन क्या होंगे, जीरो बोले जाते हैं। नोडीय प्लेन की संख्या कितनी होती है, इसमें जीरो होती है। तो कोई पूछ ले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में नोडीय प्लेन कितने होते हैं, नोडीय तल कितने होते हैं, तो क्या बोलेंगे, जीरो होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन जाता है वो लोब को काटते हुए जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की यहाँ पे न्यूनतम या शून्य संभावना नहीं है, ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मिल रहे हैं, इसका मतलब प्लेन नहीं लगेगा। इसी तरीके से डी जेड स्क्वायर की बात की जाए, ये डी जेड स्क्वायर हो गया अपना, जेड एक्सिस पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्या होगी, लोब। लोब कहाँ आ गई, जेड एक्सिस पर लोब मिलेगी, इसका मतलब एक्सिस पर ऑर्बिटल होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, मैंने कहा इसमें क्या होती है कि रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसका मतलब यहाँ पे इस मिडिल पॉइंट पर क्या मिलती है अपने को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सभी डायरेक्शन में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान मिलेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम मिलेगी। इसका मतलब किसी भी तरीके का, किसी भी एक्सिस से कोई भी प्लेन लगा लो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कंफर्म है, आएगी ही आएगी। तो अपने को ऐसा प्लेन नहीं चाहिए जिसमें प्लेन लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए। तो इस रिंग को अगर मैं यहाँ से प्लेन लगाऊंगा, रिंग को काटूंगा, इसका मतलब इस रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से अगर किसी भी एक्सिस से इसको काट लो, किसी भी प्लेन से काट लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आएगी ही आएगी। लेकिन ऐसा प्लेन अपने को नहीं चाहिए। प्लेन कैसा होना चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम हो या शून्य हो। इसी तरीके से अगर बात की जाए डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन की बात की जाए, तो इसमें भी क्या होता है, नोडल प्लेन जीरो बोला जाएगा।
तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में नोडल प्लेन कितने होते हैं 0 0, और ये जो नॉन एक्सियल इसमें कितने होते हैं 2 2 2। इस चीज़ों को ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार नोडल प्लेन निकलवा लेता है इसमें, इस डी ऑर्बिटल्स में, 500 डी ऑर्बिटल्स में अपने को कहीं से भी क्या पूछ सकता है, किसी भी तरीके का नोडल प्लेन पूछ सकता है। तो अपने को पता होना चाहिए बेसिकली नोडल प्लेन का बेसिकली मीनिंग क्या है। एक ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी क्या हो, मिनिमम या 0 हो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वहाँ पे प्लेन नोडल प्लेन क्या होगा 0 होगा। तो इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं इससे रिलेटेड आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए, तो ये बात होगी डी ऑर्बिटल की। अब एक लास्ट बचा अपना कौन सा, एफ ऑर्बिटल, उसकी और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके बाद अपना ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की शेप क्या बोली जाती है, एफ ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, टेंगल्ड शेप होती है। एफ ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, टेंगल्ड। टेंगल्ड का मतलब इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। जटिल का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसमें कितनी पालियां बोली जाती हैं, इसमें 8 लोब्स होती हैं। कितनी पालियां होती हैं, 8 लोब्स। बनाने की जरूरत नहीं है, इतने को खास क्वेश्चन नहीं है एफ ऑर्बिटल्स में से। तो इसकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। इसके अपन यहाँ पे बोर्ड पर इसका रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, इसकी टेंगल्ड शेप होती है, जटिल आकृति होती है। क्यों होती है, इसमें 8 लोब्स मिलती हैं। कितनी लोब्स है, 8 लोब्स। मैंने बोला था एस ऑर्बिटल के अलावा सभी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के। इसका मतलब एफ ऑर्बिटल की नेचर भी कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी। सभी दिशाओं में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसका मतलब इसकी नेचर कैसी हुई, दिशात्मक प्रकृति होगी। अब देखिएगा, एक एफ ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन मिलते हैं, नोडीय तल कितने मिलते हैं एफ ऑर्बिटल में, 3। क्यों मिलते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे अपने बात की थी, नोडल प्लेन का मतलब क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। जो एल की वैल्यू होगी वही क्या होगी, नोडल प्लेन होगी। तो एस में कितने नोडीय पृष्ठ थे, 0। नोडल प्लेन कितने थे एस में, 0, क्योंकि एल की वैल्यू को अपन क्या बता रहे हैं, नोडल प्लेन। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब यहाँ पे नोडल प्लेन कितने होंगे, पी में 1 होता है। पी में नोडल प्लेन कितना होता है, 1 होता है। डी में अपने बताया था, डी में कितने होते हैं नोडल प्लेन, 2। एफ में कितने होंगे, 3। तो मैंने कहा किसी एफ ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू भी कितनी है, इस एफ के लिए 3 होती है। तो वही जो एल की वैल्यू होगी वही क्या कहलाती है, नोडल प्लेन, नोडीय तल कहलाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब अगर बात करूँ, देखना, सबसे पहले आप इसको उतार लें। इसकी शेप क्या होती है, कितनी लोब्स होती हैं, नेचर क्या होती है, और इसमें नोडल प्लेन कितनी होती है, इससे रिलेटेड कुछ बातें, उससे मैं कुछ बात करूंगा एफ ऑर्बिटल से रिलेटेड। जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिए, स्टार लगा के एक बात नोट कर लें, किसी एफ उपकोष में, कितने एफ ऑर्बिटल होते हैं, 7 एफ कक्षक होते हैं, 7 एफ कक्षक होते हैं। स्टार लगा के चीज नोट कर लें। किसी एफ सब सेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल से, 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने, 7। तो किसी एफ सेल की अगर आप सब सेल की बात की जाए, ये एफ सब सेल, इसमें कितने होते हैं, 7। कितने हो गए, ये हो गए अपने ऑर्बिटल है, टोटल है 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये हो गए 7 एफ ऑर्बिटल। तो किसी एफ सब सेल की बात की जाए उसमें कितने एफ ऑर्बिटल होते हैं, 7। अब बात की जाए, देखना ध्यान से,
अपने क्या क्या पढ़ा अभी तक उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ सभी की। ये तो एफ ऑर्बिटल्स की बात हो गई, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता इसमें से एफ ऑर्बिटल्स में से। इसकी मैंने जनरली बात कर ली, शेप की बात कर ली, नोडियल प्लेन की बात कर ली, कितने एफ ऑर्बिटल होते हैं इसकी मैंने बात कर ली, कौन कौन से होते हैं इसके अपने क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने नहीं आते घर में, डीपली नहीं जाना इतना। देखिएगा ध्यान से, अब मैं कंपेरेटिवली सभी की बात कर रहा हूँ, एस पी डी एफ जी एच, ये क्या हो गए सभी सब सेल हो गए, ये क्या है सब सेल। इसमें ऑर्बिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सब सेल, ये क्या है सभी सब सेल। इन सब सेल में एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, किसी पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5, एफ में कितने होते हैं 7, जी में कितने होंगे 9, 2 जोड़ते जाओ, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 5, 7, इस तरीके की ट्रिक भी बना सकते हो आप। जी में कितने होते हैं 9, एच में कितने होते हैं 11। अब देखना किसी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में, ये कोई ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं अधिकतम, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किस तरीके से, एक तो इसकी स्पिन ये हो गई, एक इस तरीके की स्पिन हो गई, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपने को क्या पूछ लिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ ले, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे 2। इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। देखिएगा इसी तरीके से इस 3 ऑर्बिटल्स की बात करें, 3 ऑर्बिटल्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, इसमें कितने आएंगे 14, इसमें कितने आएंगे 18, इसमें कितने आएंगे 22। इस तरीके से अपने को बताना है किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6, 5 में 10, 7 में 14, 9 में 18, 11 में 22। इस तरीके से इन बातों को ध्यान में रखना, जल्दी से आप इसको उतार लें। मैंने बता दिया सभी की कंपेरेटिवली बात कर ली, कितने तो किसी सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं और उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी मैंने बात कर ली। तो इसको आप जल्दी से उतार लें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो ये तो बात हो गई ऑर्बिटल्स की, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली, इनकी शेप देख ली, इससे रिलेटेड नोडीय प्लेन, नोडीय सरफेस की बात कर ली, नोडल सरफेस की बात कर ली। अब एक नोट लगा के एक बात लिख लें, लास्ट है अपना ये से ऑर्बिटल में कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नोड के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, नोट लगा के लिख लें इस चीज को, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम हो या शून्य हो, न्यूनतम या शून्य हो, वो क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। उसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। तो नोड की डेफिनेशन क्या हो गई, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम हो या शून्य हो, उसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। तो नोड की अगर बात की जाए, टोटल नोड, किसी में अपने को क्या पूछ रहे, टोटल नोड की बात की जाए, नोड की बात कई बार अपने को दे देता है एग्जाम में, नोड पूछ लेता है। नोड 2 तरीके की बोली जाती है। एस ऑर्बिटल के लिए कौन सी बोली गई थी, अदिशात्मक नोड, ये पृष्ठ अदिशात्मक नोड, या उसको क्या बोला गया था, अदिशात्मक नोड को क्या बोला था इसने, नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए। और क्या होती है नोड, एक होती है दिशात्मक नोड, दिशात्मक नोड, दिशात्मक नोड जिसके नेचर क्या होती है, दिशात्मक। उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, पी डी एफ ऑर्बिटल्स आते हैं दिशात्मक नोड। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नोडीय
तल। तो इन सभी के लिए अपने क्या निकाला था, नोडीय तल, और एस ऑर्बिटल के लिए अपने क्या निकाला था, नोडीय पृष्ठ या नोडल सरफेस। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, नोड बोली जाती है। नोड क्या होती है, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम या शून्य हो। अब देखना इनका फॉर्मूला, नोडीय पृष्ठ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नोडीय पृष्ठ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n-l-1। अपने कैलकुलेट भी किया था अभी। n-l-1 फॉर्मूला किसका होता है, नोडीय पृष्ठ कैलकुलेट करने का। और दिशात्मक नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इसका मतलब नोडीय तल का फॉर्मूला, जो l की वैल्यू होगी वही क्या होता है, नोडीय तल होता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, l। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, n-l-1। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया, l हो गया। अपने को एग्जाम में क्या पूछ ले, टोटल नोड पूछ ले। इन दोनों की बात ना करके अपने को क्या पूछ ले, टोटल नोड बताओ। टोटल नोड, टोटल नोड का मतलब क्या हो गया, इन दोनों नोड्स को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस नोड और इस नोड, इन दोनों का मिक्सअप क्या होती है, नोड होती है, टोटल नोड। ये क्या होती है, टोटल नोड। तो टोटल नोड क्या होगा, इन दोनों का सम कर देंगे। देखना सम करेंगे तो n-l-1 ये हो गया। इसको जोड़ देंगे किसमें, l में जोड़ देंगे, l इसके साथ और जोड़ देंगे तो टोटल नोड आ जाएगी। तो यहाँ से देखना l से l कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, n-1। ये ध्यान में रखना, n-1 क्या होती है, टोटल नोड होती है। किसी में भी अपने को क्या पूछ ले, या तो पर्टिकुलर इस तरीके से पूछ सकता है कि नोडल पृष्ठ बताओ, नोडल सरफेस बताओ, या नोडल प्लेन बताओ, या अपने को क्या पूछ सकता है, टोटल नोड बताओ। इन दोनों का मिक्सअप भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन देख लेना, टोटल नोड पूछी है, या नोडल सरफेस पूछी है, या नोडल प्लेन पूछी है। टोटल नोड पूछी है तो अपने को क्या बताना है, n-1 बताना है। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान में रखना। नोड से रिलेटेड कुछ बातें मैंने बता दी कि कई बार एग्जाम में टोटल नोड पूछ लेता है। तो टोटल नोड का मतलब क्या होता है, नोडीय पृष्ठ और नोडीय तल, इन दोनों का जो मिक्सअप होती है वो क्या कहलाती है, टोटल नोड। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, n-1। इसको उतार लें जल्दी से, नोड से रिलेटेड बातें अपनी कंप्लीट हो गई। तो ये वो बातें थी ऑर्बिटल से लेके। ऑर्बिटल में किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इसके आगे के कंटेंट के साथ अपन मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।